तो नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज इतिहास में थोड़ा सा। आज इतिहास में देखें कड़ो वंश के बारे में। ठीक है, सुंग वंश हो गया था, आज स्टार्ट करेंगे कड़ो वंश के बारे में। तो कड़ो राजवंश, देख कड़ो वंश के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कड़ो वंश की स्थापना सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या कर उसके अमात्य वसुदेव ने कड़ो वंश की स्थापना की थी। सुंग वंश का जो अंतिम शासक था काफ़ी व्यसनी था, अयोग्य शासक था, जिसकी हत्या उसके अमात्य वसुदेव ने की और कड़ो वंश की स्थापना की। कड़ो वंश भी सुंग वंश की तरह एक ब्राह्मण वंश था। ये दुर्भाग्य है कि कड़ो वंश के राजाओं के नाम के अलावा उनके राज व्यवस्था के बारे में कहीं से भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कड़ो वंश का जो संस्थापक था वसुदेव, उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद 3 शासक हुए हैं, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। सुशर्मा कड़ो वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या आंध्रजीतीय शासक सिंधु का सिमुक ने की और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो बस इतना ही पढ़ना है कड़ो वंश के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कड़ो वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं थोड़ा। अभी बताया कड़ो वंश की जो स्थापना थी किसने की थी? वसुदेव ने की। ठीक है, वसुदेव ने की। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर। ठीक है, ठीक। सुंग वंश की स्थापना वसुदेव ने की, कड़ो वंश की स्थापना वसुदेव ने की सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके। ठीक है, कड़ो वंश एक ब्राह्मण वंश था। कड़ो वंश एक ब्राह्मण वंश था। वसुदेव ने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, वसुदेव ने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 73 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 73 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, वसुदेव ने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। इसमें ये पॉइंट भी मेंशन कर लीजिए कि कड़ो वंश के शासकों के नाम के अलावा इनके शासन व्यवस्था के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, इनके शासकों के नाम के अलावा इनके शासन व्यवस्था के बारे में कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। वसुदेव के बाद 3 शासक हुए। वसुदेव के बाद 3 शासक हुए। इसमें से पहला था भूमिमित्र, जिसने 14 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, दूसरा था नारायण, इसने 10 वर्षों तक शासन किया। और तीसरा था सुशर्मा, इसने 12 वर्षों तक शासन किया। इसने कितने वर्षों तक शासन किया? इसने 12 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जिसकी हत्या
इसके अमात्य आंध्रजीतीय, इसकी हत्या इसके अमात्य आंध्रजीतीय सिंधुक या शिमुक ने की और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, तो कड़ो वंश के बारे में बस इतना ही है। अब इसके आगे देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, यदि क्लास पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी है। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अब देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, सातवाहन राजवंश। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि कड़ो वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, सातवाहन वंश के आप सबसे पहले जानेंगे सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में जानने के साधन क्या क्या हैं। ठीक है, सातवाहन वंश के इतिहास जानने के साधन। ठीक है, तो सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में जानने के साधन हैं वो 3 जगह से प्राप्त होती है। पहला साहित्य, दूसरा पुरातत्व और तीसरा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। ठीक है, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी 3 जगह से मिलती है, साहित्य, पुरातत्व और विदेशी विवरण। ठीक है, साहित्य में आपका सबसे पहले आ जाता है पुराण, और पुराणों में 2 आ जाते हैं, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। मत्स्य पुराण और वायु पुराण से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पुराणों में ही इस वंश को आंध्रजीतीय या आंध्रभृत्य पुराणों में ही सातवाहन वंश को आंध्रजीतीय वंश या आंध्रभृत्य वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सातवाहन पुराणों से ही पता चलता है कि सातवाहन वंश के 30 राजाओं ने पृथ्वी पर शासन किया है, जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया। सातवाहन पुराणों से ही पता चलता है कि सातवाहन वंश के 30 राजाओं ने पृथ्वी पर शासन किया है, जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया है। ठीक है, सातवाहन वंश के 30 राजाओं ने लगभग कितनी 4 शताब्दियों तक शासन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और पुराणों में ही ये पता चलता है कि इस वंश का जो शासक था सिंधुक या सिमुक था। ये पुराणों से ही पता चलता है कि पुराणों से ही पता चलता है कि इस वंश का शासक सिंधुक या सिमुक था। ये बात कहाँ से पता चलती है? पुराणों से ही पता चलती है कि इस वंश का शासक सिंधुक या सिमुक था। ठीक है,
अब इसके बाद देखेंगे पुरातत्व। पुरातत्व में 3 चीजें आ जाती हैं, अभिलेख, सिक्के और उसके बाद स्मारक। ठीक है, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। देखिए अभिलेखों में सबसे पहले आता है नागनिका। नागनिका का अभिलेख, ये महाराष्ट्र में पुणे में है। नागनिका का अभिलेख महाराष्ट्र के पुणे में है। और नागनिका के अभिलेख से सिमुक के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नागनिका का अभिलेख। नागनिका अभिलेख के बाद आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक गुहालेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक गुहालेख। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक गुहालेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो नासिक गुहालेख है, यह गौतमीपुत्र सातकर्णी के आचरण के बारे में बताता है। ठीक है, उसके कृतित्व के बारे में बताता है और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी इसी से मिलती है। इसके बाद आता है गौतमीपुत्र बलश्री का नासिक गुहालेख। गौतमीपुत्र वलश्री का नासिक गुहालेख। ठीक, गौतमीपुत्र बलश्री का नासिक गुहालेख। और इसके बाद आएगा आपका वशिष्ठपुत्र पुलगामी का नासिक गुहालेख। वशिष्ठपुत्र पुलगामी का नासिक गुहालेख। ठीक है, इसके बाद आता है वशिष्ठपुत्र पुलगामी का कार्ले का गुहालेख। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, पूछते हैं। वशिष्ठपुत्र पुलगामी का कार्ले गुहालेख। ठीक है, और इसके बाद आता है यज्ञ श्री सतकर्णी का नासिक गुहालेख। यज्ञ श्री सतकर्णी का नासिक गुहालेख। तो ये कुछ अभिलेख हैं जिससे सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नागनिका का अभिलेख महाराष्ट्र के पुणे में है। नागनिका के अभिलेख में सिंधुक के बारे में जानकारी और उसके शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक गुहालेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो नासिक गुहालेख है, इसमें गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था उसके व्यक्तित्व, उसके कृतित्व, उसके आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद गौतमीपुत्र बलश्री का नासिक गुहालेख, वशिष्ठपुत्र पुलगामी का नासिक गुहालेख, वशिष्ठपुत्र पुलगामी का कार्ले गुहालेख। ठीक है, कार्ले गुहालेख, यज्ञ श्री सतकर्णी का नासिक गुहालेख। तो ये कुछ अभिलेख हैं जिनसे सातवाहन वंश के शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सिक्के। ठीक है, तो देखिए सिक्कों के बारे में विभिन्न लेखों के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर सिक्कों के ढेर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सातवाहन शासकों ने सीसा पोटीन और तांबे के सिक्के डलवाए थे। ठीक है, सातवाहन शासकों ने सीसा, पोटीन और तांबे के सिक्के ढलवाए थे। ठीक है, नासिक के जोगलथंबी स्थान से
नासिक के जोगलथम्बी स्थान से शहरात शासक नहपान के सिक्कों का ढेर मिला है। ठीक है, के सिक्कों का ढेर मिला है। नासिक के जोगलथम्बी स्थान से छहरात शासक नहपान के सिक्कों का ढेर मिलता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो चलिए अब देखते हैं इसके एक एक शासक के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला शासक तो आपका हो गया शिशुक, सिमुक या सिंधुक। इसको तीन नामों से जानते हैं, शिशुक, सिमुक या सिंधुक। ठीक है, यह शातवाहन वंश का प्रथम शासक था या शातवाहन राजवंश का संस्थापक था। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिमुक शातवाहन राजवंश का संस्थापक था। वायु पुराण से पता चलता है कि इसने ही कड़ोवंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या की थी। किससे पता चलता है? वायु पुराण से। ठीक है, वायु पुराण से पता चलता है कि इसने कड़ोवंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या की। किससे पता चलता है? वायु पुराण से पता चलता है कि इसने कड़ोवंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या की। ठीक है, और पुराणों से ही पता चलता है, पुराणों के अनुसार यह 23 वर्षों तक शासन करेगा। यह 23 वर्षों तक शासन करेगा। ठीक है, नाना घाट के चित्रफलक अभिलेख लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाना घाट के चित्रफलक अभिलेख, नाना घाट के चित्रफलक अभिलेख से इसके नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नाना घाट के चित्रफलक अभिलेख में इसके नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नाना घाट के चित्रफलक अभिलेख से इसके नाम का उल्लेख मिलता है। कहा था कि अपने अंतिम दिनों में बेअसनी हो गया था, जिसके कारण इसकी हत्या कर दी गई, और इसके बाद शासक करेगा इसका भाई कृष्ण, क्योंकि जो इसका पुत्र था सातकर्णी या सातकर्णी प्रथम, वह छोटा था या अवयस्क था, इसकी वजह से इसका भाई कृष्ण शासक करेगा। तो ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इसके अगले शासक के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका अगला जो शासक था वह था कृष्ण। ठीक है, जो सिंधुक का छोटा भाई था। यह शासक इसलिए बना क्योंकि जो सिंधुक का पुत्र था वो अवयस्क था, सातकर्णी प्रथम। यह लगभग 18 वर्ष तक शासन करेगा। इसके जो नाम का उल्लेख है वह इसका महामात्र था सेमण। उसने नासिक में गुहालेख खुदवाया था, उसी गुहालेख से इस कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कृष्ण के बारे में ये 3 पॉइंट पढ़ने हैं। इसका जो नाम था वो था कर्ण या कृष्ण। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सिमुख के बाद शासन करेगा, और याद रखिए सिमुख का भाई था, सिमुख के बाद शासन करेगा। ठीक है, यह है
18 वर्षों तक शासन करता है। कितने वर्षों तक शासन करता है? 18 वर्ष तक शासन करता है। इसके श्रमण नामक महामात्य, श्रमण नामक महामात्र ने नासिक के एक लेख में नासिक में एक लेख खुदवाया था, जिसमें इसके नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, श्रमण नामक इसका एक महामात्र था जिसने नासिक में एक लेख खुदवाया था, उसी लेख में कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। इसके आगे के शासकों के बारे में कल देखेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।